दोस्तों, आज की ये मूवी आपका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। ये आपको महसूस कराएगी कि आपके पास आज जो भी है वो बहुतों से बहुत ज्यादा है। 13 अक्टूबर 1972 के दिन एक प्लेन एंडीज नाम के पहाड़ों पर क्रैश हो गया था, जिसमें कुल 45 लोग थे। तापमान -30 डिग्री और खाने के लिए कुछ भी नहीं। आधे लोग तो मर चुके थे और बचे हुए लोग घायल थे। ऐसे में ये लोग कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये कहानी सोसाइटी ऑफ द स्नो नाम की किताब पर आधारित है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक रग्बी की गेम देखते हैं। यह है रोबर्टो, जो पूरी रफ्तार से बॉल को बिना पास किए हुए भाग रहा है। उसके साथी उसे लगातार बॉल पास करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और इसी वजह से वो गोल करने का चांस मिस कर देता है। उसकी इस हरकत पे उसकी टीम वाले उसे डांट भी देते हैं और हल्का सा पीट भी देते हैं। फिर तभी वहाँ उनका कैप्टन मार्सेलो आता है। वो सभी को कहता है कि जो भी सैन डिएगो जाना चाहता है, मुझे पैसे जमा करा दो। एक प्लेन हमें काफी सस्ते में वहाँ ले जा रहा है और उसमें आधी सीटें खाली भी हैं। फिलहाल सभी पैसे दे देते हैं और अगले सीन में हम उन लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ से ये सभी प्लेन में जाने वाले थे। इनमें से टिन नाम के एक लड़के को फोटोज लेना पसंद था। फिर वो एक लड़की को इस प्लेन में जाने वाले सभी लोगों की फोटो लेने के लिए कहता है। इस प्लेन में कुल 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे। तो इसी के साथ इनका सफर शुरू हो जाता है। प्लेन में सब लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक झटका लगता है। तभी एक लड़का कहता है कि मैंने सुना है ये माउंटेन प्लेन्स को अपनी तरफ खींचती है, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी मार्सेलो सभी को समझाता है कि हमें जहाँ जहाँ भी जाना है वो जगह पहाड़ों के दूसरी तरफ है, इसलिए प्लेन नीचे साउथ की तरफ जाता है और एक पतले पहाड़ों के बीच मौजूद रास्ते से निकलकर उस तरफ चिली देश में पहुंचता है और वहीं पर आ जाएगी हमारी मंजिल। तभी वहाँ गर्म हवा और पहाड़ों की ठंडी हवा आपस में मिलकर एक एक्शन इफेक्ट बनाती है, जिससे प्लेन नीचे की तरफ खींचने लगता है। तभी प्लेन में झटके और भी बढ़ जाते हैं। उनमें से एक झटका तो इतनी तेज था कि एक लड़का उछलकर ऊपर टकराता है। ये देखकर सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। तभी पायलट के सामने एक पहाड़ी अचानक से आ जाती है, जिससे प्लेन को टकराने से बचाने के लिए पायलट थोड़ा घबराहट में प्लेन की पावर को और बढ़ा देता है। फिर वो काफी तेजी के साथ प्लेन के पहाड़ों से टकराने से पहले उसे ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लेन उस पहाड़ से टकरा ही जाता है और प्लेन के पीछे का हिस्सा नीचे गिर जाता है। बीच का हिस्सा चकनाचूर हो जाता है और आगे का हिस्सा बर्फ से भरी पहाड़ी पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घसीटता हुआ आगे चला जाता है। अंदर कोई आगे की तरफ लड़ रहा था तो कोई पीछे की तरफ। कई लोगों की तो हड्डियां भी टूट जाती है। किसी का सिर तरबूज की तरह फट गया था तो कोई बुरी तरह घायल हो चुका था। जब ये सब रुकता है तो सभी कहीं न कहीं दबे हुए थे। जो लोग थोड़े घायल या ठीक थे वो किसी तरह बाहर निकलते हैं और अपने घायल साथियों को निकालने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रोबर्टो और नुमा, इन दोनों को किस्मत से कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वे दोनों बाकियों की मदद करने में लग जाते हैं। रोबर्टो पायलट को देखता है। पायलट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर वो रेडियो को चेक करता है, लेकिन वो भी खराब हो चुका था। इसके बाद जो लोग मर चुके थे उनकी लाशों को बाहर एक अलग जगह पर रख दिया जाता है। ये सभी प्लेन के उसी टूटे हुए हिस्से में पनाह लेते हैं, क्योंकि रात जल्दी ही हो जाती है। अब टेम्परेचर करीब -30 डिग्री हो गया था। सभी की हालत काफी बुरी थी। वो सभी लोग एक साथ चिपके हुए थे, लेकिन सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी सो जाता तो उसकी मौत इस ठंड में बेहोशी की वजह से हो जाती। अब इसी तरह टाइम बीतता है और सुबह हो जाती है। बीती सर्द रात ने कुछ और लोगों की जान ले ली थी। अब सुबह होते ही ये सभी लोग आसपास मौजूद खाने की चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही चीजों को ढूंढ पाते हैं। इतने खाने से ये ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन जिंदा रह सकते थे। फिलहाल रोबर्टो, नुमा और मार्सेलो सभी घायलों को बाहर निकालते हैं और अंदर की कुर्सियों को भी बाहर निकालते हैं। तभी मार्सेलो कहता है कि कोई तो होगा जो हमें ढूंढने आएगा। फिर कुछ देर बीतने के बाद वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। ये लोग उसे आवाजें भी देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इनको ढूंढने आ रहे प्लेन के लिए ये सभी लोग बैग से एक बड़ा सा निशान बनाते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जब रात होने वाली होती है, उससे पहले ये सभी लोग प्लेन के उस हिस्से में लगेज में रखे हुए कपड़े लगाने लग जाते हैं, ताकि ठंड अंदर ना आ पाए, और साथ में खुद भी कपड़े पहन लेते हैं। ये रात पिछली रात से थोड़ी बेहतर बीतती है। अब अगले दिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। फिर उन्हें एक रेडियो मिलता है, जिसे फर्नांडो नाम का एक बंदा बनाता है, और फिर उस रेडियो में इन्हें न्यूज सुनाई देती है कि इन लोगों के रेस्क्यू के ऑपरेशन को रोका जा रहा है, जो कि ठंडियों के बाद यानी कि 2 महीने बाद फिर से शुरू किया जाएगा। ये खबर सुनकर सभी लोग दुखी होते हैं।
खास करके डेनियल नाम का बंदा जो कि घायल था, और फिर वो अपनी बहन को संभालता है। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है। फिर मार्सेलो बताता है कि खाना खत्म हो रहा है, अब सिर्फ 3 दिनों का ही खाना बचा है। फिर रोबर्टो पूछता है, क्या तुमने 3 का नियम सुना है? इस नियम के मुताबिक हम हवा के बगैर 3 घंटे, पानी के बिना 3 दिन और खाने के बगैर 3 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यहाँ ठंड ज्यादा है, इसलिए इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। इसी वजह से इन्हें भूख भी जल्दी जल्दी लगेगी। नुमा कहता है कि हमें जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढना चाहिए, उसमें रेडियो होगा जिससे हम संपर्क करके अपने लिए हेल्प मंगा सकते हैं। अब उस हिस्से को ढूंढने के लिए 4 लोग निकल पड़ते हैं। फिर काफी दूर तक चलने के बाद भी इन्हें प्लेन का पीछे का हिस्सा नहीं मिलता। अब इससे पहले रात हो जाए ये सभी वापिस आ जाते हैं। अब जैसे तैसे 1-2 दिन और बीत जाते हैं और इनका खाने का सामान खत्म हो जाता है। फिर इनमें से कुछ लोग फैसला करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस खाना होगा, तभी हम इस परिस्थिति में बच पाएंगे। लेकिन इसके लिए मार्सेलो सहित ज्यादातर लोग राजी ही नहीं होते, क्योंकि उनका कहना था कि इंसानों को खाना सही नहीं है, इसके लिए भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। फिर एक लड़का कहता है कि भगवान अगर हमारे साथ होता तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। यहाँ ज्यादातर लोग लाशों को ना खाने के पक्ष में थे, खासकर कि नुमा, मार्सेलो, जेवियर और डेनियल। अब खाने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए जैसे ही अगले दिन भूख लगती है तो कोई अपने जूतों के फीते खा रहा था तो कोई सिगरेट खा रहा था, कुछ लोग कॉटन खा रहे थे तो कुछ वहाँ की बर्फ ही खाकर अपना पेट भर रहे थे। इन सब की भूख की वजह से हालत खराब थी, यहाँ तक कि इनको पेशाब भी काले रंग का आ रहा था। अब इस परिस्थिति में इन लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है। अब भूख की वजह से ही डेनियल की बहन की भी मौत हो जाती है। फिर उसे देखकर एक लड़का कहता है कि मैं तुम सबको मेरी मौत के बाद मुझे खुद को खाने की इजाजत देता हूँ। फिर वे सभी लोग इस बात को दोहराते हैं। फिर अगले दिन रोबर्टो, नुमा और फर्नांडो एक साथ दोबारा जहाज के पीछे के हिस्से को ढूंढने निकलते हैं, पर वहाँ इन्हें देर हो जाती है और ये लोग रात में वहीं फंस जाते हैं। अब इन्हें इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि उससे बचने के लिए ये लोग एक दूसरे को लगातार मार रहे थे ताकि इनका कोई भी अंग सुनना पड़े। जब सुबह होती है तो इनके ऊपर पतली सी बर्फ की चादर बिछ जाती है। फिर ये तीनों उससे बाहर निकलते हैं। फिर यहाँ से लौटकर वे सभी को बताते हैं कि हमें बस वहाँ कुछ पैसेंजर्स की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिर मार्सेलो सभी को इंसानी मांस खाने के लिए कहता है। अब ये सुनते ही फीटो नाम का एक लड़का और 2 और लोग लाशों को चट्टानों के पीछे ले जाकर उन्हें काटते हैं। फिर वे सभी को मांस खाने के लिए कहते हैं। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि वो किसका मांस खा रहे हैं। वे पहली बार तो इस मांस को बड़ी ही मुश्किल से खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं इन सभी को मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिवाय नुमा को छोड़कर। उसने इंसानी मांस खाने से पूरी तरह से मना कर दिया था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी दम बचा था। माइकल नाम का उसका एक साथी उसे मांस खाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और इनको अब यहाँ पूरे 17 दिन हो जाते हैं। अब एक रात तेज तूफान आता है और उसी दौरान ये जहाज के उसी हिस्से में बैठते हैं। फिर वे शायरी सुनाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। बहुत दिनों बाद इन सभी के चेहरों पर हंसी आई थी, पर शायद इनकी ये हंसी ऊपर वाले से देखी नहीं जाती। और तभी एक जोर का एवलांच उनसे आकर टकराता है, जिसमें ये लोग पूरी तरह से ढक जाते हैं। फिर ये सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेवियर की बीवी उसी के पास बर्फ में ढकी हुई थी, जिस पर से जेवियर के मना करने के बावजूद भी ये सभी लोग उस पर पैर रखकर भाग रहे थे। तभी दूसरी बार फिर से बर्फ आती है और ये लोग पूरी तरह से ढक जाते हैं। अब इस बर्फ के कारण ये लोग तूफान से बचे हुए थे। नुमा और रोबर्टो सभी घायलों को बाहर निकालते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर डेनियल, मार्सेलो समेत कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें जेवियर की बीवी भी शामिल थी। सभी को ऐसे हिम्मत हारता हुआ देखकर नुमा तूफान रुकते ही माइकल के मना करने के बावजूद अपने पैरों से खिड़की के कांच को तोड़ता है, जिससे उसका खुद का पैर जख्मी हो जाता है। फिर वो खुद को संभालकर बर्फ को खोदकर ऊपर जाने का रास्ता बनाता है, क्योंकि अब सभी लोगों को मजबूरी में उन लोगों के ही मांस खाने पड़ रहे थे जिन्हें कि वो लोग जानते थे। पूरा 1 दिन 1 रात खोदने के बाद आखिरकार नुमा ऊपर जाने का रास्ता बना ही लेता है। फिर वे सभी ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर कई दिनों बाद ये बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें ये नर्क भी अब स्वर्ग जैसा लग रहा था। फिर अगले ही दिन आर्तुरो नाम का एक साथी तबीयत बिगड़ने की वजह से मर जाता है और उसकी मौत इन सबके सामने ही होती है। ये देखकर माइकल फैसला करता है कि इस बार हमें प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना ही होगा। रोबर्टो कहता है कि हर बार हमने जल्दबाजी की, इसीलिए मुंह की खानी पड़ी। अब की बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अब इस सफर पर जाने के लिए माइकल, रोबर्टो, फर्नांडो और नुमा चारों तैयार हो जाते हैं। ये तब तक आगे जाएंगे जब तक इन्हें वो प्लेन का हिस्सा मिल नहीं जाता। सभी ने रात का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन नुमा के पैरों पर चोट लगी हुई थी। इससे इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता और बीच में ही गिर जाता है। अब ये लोग वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए नुमा इनको कहता है कि तुम लोग अपना आगे का सफर जारी रखो।
मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। वो किसी तरह वापस आकर सभी को बताता है कि वो तीनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। तभी बातों बातों में जेवियर नुमा को कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो क्या जो हमने झेला और देखा है उसके बाद भी हम शांति से जी पाएंगे। फिर जेवियर उसे समझाते हुए कहता है कि जानते हो, जब मेरी बीवी बर्फ के नीचे दबी हुई थी तब मैं सभी को उसके ऊपर से जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर मैं खुद उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हुआ। मैं इसीलिए बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी दम लगाया तो वो बर्फ में और अंदर चली जाएगी, इसलिए मैं बेबस होकर वैसे ही खड़ा रहा। फिर जब उसकी बॉडी को निकाला गया तो मैं उसे गले लगाकर बहुत रोया। ऐसे प्यार का एहसास मुझे पहली बार हुआ था जब मैं उसे खो चुका था, लेकिन अगर वो मेरी जगह होती तो मेरे बच्चों के लिए वो भी ये सब करती। इसीलिए मैं भी यहाँ से निकलूंगा और अपनी जिंदगी पूरी जीऊंगा ताकि उसकी कहानी और लोगों को बता सकूं। इसकी ये बातें नुमा को काफी हिम्मत देती हैं। 2 दिन बाद जब एक सुबह वो आंखें खोलता है तो उसके सामने माइकल आता है। वो नुमा को बताता है कि हमें वहाँ प्लेन के पीछे का हिस्सा मिल गया है जहाँ हमें कुछ कपड़े, चॉकलेट और दारू मिली है। माइकल नुमा को एक चॉकलेट खाने के लिए देता है जो कि मांस न खाने की वजह से काफी भूखा था और वो उस चॉकलेट को तुरंत खा भी लेता है। फिर माइकल बताता है कि हमने काफी मुश्किल से वहाँ मिले रेडियो से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा संपर्क किसी से भी नहीं हो पाया। इस बार भी हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। अब कुछ और दिन बीतते हैं। अब इनके पास इंसानी मांस के साथ साथ उनकी जीने की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी। तभी टिनटिन को अपना कैमरा मिल जाता है और वो सभी लोगों की हंसते हुए तस्वीर लेता है ताकि अगर ये लोग यहाँ से ना भी निकल पाए तो लोगों को इनकी तस्वीरों के जरिए ये पता चलेगा कि हमने हंसते हुए मौत को गले से लगाया था। हम इन परिस्थितियों में भी खुश रहे थे। तभी फर्नांडो कुछ वाटर बैग्स को मिलाकर स्लीपिंग बैग बना रहा था। उसे देखकर रोबर्टो थोड़ा हताश हो जाता है। वो फर्नांडो से पूछता है कि आखिर कब तक हम इस तरह से ही जीते रहेंगे। तभी माइकल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हमें पहाड़ों के उस तरफ जाना है, बस उसके बाद चिली आ जाएगा। और तभी बेचारे नुमा की भी सोते समय मौत हो जाती है। अब ये लोग कुल 16 लोग बचे थे। एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर माइकल, रोबर्टो और फर्नांडो निकल पड़ते हैं। करीब 5 दिन का सफर तय करने के बाद तीनों उस पहाड़ी को किसी तरह पार कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने काफी बड़ी घाटी थी। यहाँ पर आकर रोबर्टो की हिम्मत टूट जाती है। फिर माइकल कहता है कि हम जिंदगी से लड़ते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं, अब हम मौत से मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। अब इनके पास सिर्फ 7 दिन का ही खाना था, इसलिए ये लोग फर्नांडो को वापस भेज देते हैं ताकि इनका खाना 10 दिनों तक चल सके। फर्नांडो वापस आकर सभी को इस बारे में बताता है कि घाटी के पार वहाँ से भूरे रंग के पहाड़ दिख रहे थे। अब करीब 6 दिनों में लगभग 65 किलोमीटर का सफर करके ये लोग घाटी को पार करके थोड़े गर्म इलाके में जाते हैं, जहाँ सबसे पहले पानी देखकर ये लोग पेट भर के पानी पीते हैं। फिर वहाँ रोबर्टो को एक आदमी दिखता है। फिर वे उसे आवाज देते हैं। अब नदी के पानी की आवाज की वजह से उनकी आवाज उसे सुनाई नहीं देती, पर उसने इनको देख लिया था। फिर वो पत्थर में लपेटकर इनकी तरफ एक पेपर और पेन फेंकता है। फिर माइकल को उसमें लिखता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था हम उसी के यात्री हैं। पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा समय से हम फंसे हुए हैं। क्रैश वाली जगह पर हमारे 14 साथी और भी हैं, उन्हें भी मदद की जरूरत है। आज बहुत दिनों बाद रोबर्टो और माइकल कुछ ढंका खाते हैं और जल्दी ही उनकी लिखी हुई चिट्ठी एम्बेसी तक पहुंच जाती है। तभी मीडिया वाले रोबर्टो और माइकल का इंटरव्यू लेने के लिए वहां आने लगते हैं। फिर जल्दी ही रेस्क्यू टीम की मदद से माइकल हेलीकॉप्टर के साथ अपने दोस्तों को लेने जाता है, जो कि उसे देखकर काफी खुश होते हैं। फिर यहाँ की याद के तौर पर सभी लोग कुछ न कुछ अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाते हैं और जल्दी ही ये लोग अपने देश पहुंच जाते हैं। वहाँ हर कोई इनका स्वागत एक हीरो की तरह करता है। अब ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। अब इनके चाहने वाले और घर वाले इनसे मिलकर बहुत खुश थे। एक तरह से इन सभी का पुनर्जन्म हुआ था। अब हर कोई जानना चाहता था कि उन्होंने वहाँ पर किस तरह से दिन बिताए। दुनिया की नजर में ये हीरो थे, पर अंदर से खुद को ये लोग हीरो नहीं समझ पा रहे थे। इनके अंदर एक बोझ था। इस घटना ने उनका दिल दहला दिया था। ये इतने गंदे थे कि इनको नहलाया जाता है। जब डॉक्टर इन्हें चेक करता है तो ज्यादातर लोग इनमें से कमजोर हड्डियों के ढांचे बन चुके थे। वहाँ इन लोगों ने जो भी किया वो सही था या गलत इन्हें नहीं पता था, पर इन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना ही उम्मीद छोड़ी। इनके जज्बे ने ये दिखा दिया था कि अगर इंसान कुछ भी करने की ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो चीज कितनी भी नामुमकिन हो। फिर नुमा की एक बात सभी को याद आती है। उसने कहा था कि मुझे नहीं पता हमारे साथ भगवान है या नहीं, लेकिन मेरे लिए फीटो के हाथ भगवान के हाथ है, जिसने सभी लोगों को ये बताए बिना मांस लाकर खाने को दिया कि आखिर वो किसका है, ताकि किसी को उन्हें खाते समय दुख ना हो। मेरे लिए रोबर्टो और माइकल का वो जज्बा भगवान की तरह है, जो हमें यहाँ से जिंदा निकालने के लिए हर कोशिश करते हैं। मेरे लिए जेवियर की वो उम्मीद से भरी बातें ही भगवान का रूप थी, जिसने मुझे कुछ और दिन जीने की हिम्मत दी। नुमा तो मर गया,
लेकिन इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से बाकी के लोग बच गए। अब ये लोग इस कहानी को अपने अपने तरीकों से लोगों तक पहुंचाएंगे और इसी संदेश के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हो सके तो ये मूवी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मुझे उम्मीद है उनको ये मूवी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।